रहीम भाई एक मिनट सारे खामोश हो जाए, सब खामोश हो जाओ। चले सर बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। आपको फिर आज तकलीफ़ दी है कि कल से लेके आज तक जो हुआ है और जो हो रहा है उसका थोड़ा सा आपके साथ अहाता किया जाए और देखा जाए कि मुल्क किस डगर के ऊपर आगे चल रहा है या मुल्क को किस डगर के ऊपर आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। जहाँ तक प्री पोल फेज़ का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं। जब से पीटीआई की हुकूमत को गिराया गया था, निकाला गया था, उससे लेके इलेक्शन डे तक हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो लगातार कम होती गई, यहाँ तक कि हम ना अपना कोई जलसा कर सके, ना अपनी कोई हम रैली कर सके, ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन कर सके। घर के अंदर भी, हत्ता कि घरों के अंदर भी जो हमारी कुछ महफिलें हुई हैं वहाँ भी पुलिस ने हमें टारगेट किया, लोगों को गिरफ़्तार किया, टॉर्चर किया, उनको पॉलिटिकल उनकी कन्वर्जन्स जो थी वो इंजीनियर की। तो उसके बावजूद मैं अपने आवाम को और पीटीआई के फॉलोअर्स को और वर्कर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा जिन्होंने कि इस तमाम जुल्म और जबर को बड़ी खंदा पेशानी से उसका मुकाबला किया और उसके बाद कल इलेक्शन डे के ऊपर जौक दर जौक बाहर निकले। और मेरा ख़्याल है कि अभी तक तो परसेंटेज वोटर टर्न आउट तो नहीं आई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक बी द हाईएस्ट एवर। सो ये हमारे जो वोटर बेस है, हमारी जो सपोर्टर्स हैं, उनकी रेजिलियंस को, उनके पैशन को, उनके करेज को रिफ्लेक्ट करता है। सो हैट्स ऑफ टू देम, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। अब ये दूसरे फेज़ की तरफ आते हैं कि ये तो सारा गुजर गया, लेकिन कल जब इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए 5 बजे के बाद, तो एक ड्रिफ्ट थी इलेक्शंस की जो कि सामने बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के ऊपर, वो प्रोविंशियल हों या वो नेशनल असेंबली की सीट्स हों, वहाँ पीटीआई जो था वो लीड में थी या वेरी क्लोज सेकंड थी। तो ये जो काम था ये जारी रहा, 3-4 घंटे तक तो जारी रहा, लेकिन उसके बाद नोटिस किया गया कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स की जो डिक्लेरेशन है उसको आहिस्ता स्लो डाउन किया गया और कुछ देर के बाद 12 बजे 10-11 बजे के करीब वो इलेक्शन रिज़ल्ट्स बिल्कुल आना बंद हो गए और आज सुबह तक यही समा रहा। और जो कल शाम के रिज़ल्ट्स थे वो आज सुबह भी वहीं से शुरू किया गया और बहुत स्लो स्पीड के ऊपर इलेक्शन रिज़ल्ट्स जो आने शुरू हुए। लेकिन जो कल जीत रहे थे वो आज सुबह हार गए और जो कल हार रहे थे वो आज सुबह उनको जितवा दिया गया। और ये काफ़ी, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में ये अमल जो है वो देखने को मिला। तो लाजमी बात है कि पर्दे के पीछे कुछ इंजीनियरिंग हो रही थी। इसमें मैं ख़ासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा। ये पास्ट में भी आपको पता है कि पिछले इलेक्शंस में भी इनका रोल जो है, ये जो भी वो अपना सिस्टम लाते हैं वो शाम के किसी न किसी पहर वो कलेप्स कर जाता है और वहाँ से फिर वो इंजीनियरिंग का, इलेक्शन इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है और उस वक्त ये दोबारा शुरू होता है जबकि वो इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और उन लोगों को जिनको जितवाना होता है वो जीत चुके होते हैं। सो इसके ऊपर भी टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों ने वर्चुअली लैंडस्लाइड हासिल की है। वहाँ से 40 में से मेरा ख्याल 38 नेशनल असेंबली की सीट्स जो है वो हमने जीती हैं। प्रोविंशियल असेंबली में हमारी 2/3 से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। पंजाब में अभी तक हम लीड में हैं दूसरी पार्टी के साथ, जिसको कि इंजीनियर करके ऊपर लाया गया है। नेशनल असेंबली की सीट्स जहाँ हैं वहाँ भी हम लोग लीड में हैं और हमें कुलियतन यकीन है कि अगर इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं और उसमें मिनिमल लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का इजहार किया जाता है तो हम कम से कम 3 हुकूमतें जो है वो बनाने की पोजीशन में होंगे, सेंटर की हुकूमत, केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। लेकिन इस वक्त जो कोशिश हो रही है मैं उसको भी अल्फाज में बयान करना चाहूँगा कि हत्तल वसा लोग ट्राई कर रहे हैं कि जी हमें कम से कम इनमें से 2 से, केपी में तो वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन पंजाब में और सेंटर में अभी तक वो जो अमल है इंजीनियरिंग का वो जारी है और उनकी कोशिश ये है कि जी हमें इन हुकूमतों में किसी किस्म का हिस्सा ना डालने दिया जाए। सो पोस्ट इलेक्शन जो फेज़ है उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉल बैक ऑप्शंस हैं।
ہمارے پاس ٹرائبیونلز میں جانے کا آپشن ہے, ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے, وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے, ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے, اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں, جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں, وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں, لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا, جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے, اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے, ہمارے فالوورز کو جاتا ہے, ہماری پارٹی کو جاتا ہے, اینڈ ابو ایوری بڈی ایلس, ایوری تھنگ ایلس. وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے, جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو, اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی, جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی, ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے, اور وہ حق دیا جائے, اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے. اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے, وہ ہم کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا. آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے, مرکز میں بھی, کے پی میں بھی, اور پنجاب کے اندر. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمین کو, اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے, اس کو بریک کیا جا رہا ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے, لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے, جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے, تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے, اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے. اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے, 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں, اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی. آپ پلیز. آپ اس الیکشن کو اور اس کی جو آؤٹ کم ابھی تک ہوئی ہے اسے رد کر رہے ہیں, اور کئی اور بھی شواہد ملتے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام آئے گا, پارلیمانی نظام آئے گا, آپ اس کا حصہ بنیں گے, یا آپ کوئی اور بھی طریقہ دیکھیں گے, مثلاً عوام الناس کے پاس سڑکوں پہ جا کے اور اپنا کیس؟ دیکھیے, اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا. پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں, اکنامک سچویشن جو ہے, جو اسٹریٹجک سچویشن ہے, جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوتا. لیکن حکومت کو, بننے والی حکومت کو, اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی, اور آج کل کے تقاضے جو ہیں, جو ضروریات ہیں, اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی. سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے, پبلک مینڈیٹ ملا ہے, اس کو وہ رائٹ ہے اس کا, اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے. ود ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اسٹرانگ حکومت ہو. بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے
अभी बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो ये है कि हम किसी भी पार्टी को, बड़ी पार्टियों का निशान देके नाम लेके उन्होंने कहा है कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि सादा अक्सरियत वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आपको भी मालूम है, कौम को भी मालूम है, ज़रूरत होती है। आप इस वक्त मेजॉरिटी में हैं, बरतरी इस वक्त लीड आप कर रहे हैं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में आपको वज़ीर आज़म के आज़ाद उम्मीदवार भी वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ सकता है, इसमें आइन में और कानून में कोई कतगन नहीं है। सिर्फ ये बता दें कि जब सादा अक्सरियत आपको नहीं मिलेगी, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलनी, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि सादा अक्सरियत तो आपको मिलनी नहीं है किसी बड़ी जमात के बगैर, ऑप्शन क्या है सर? ये कौन जानना चाह रही है। आपका ये कहना कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, वो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता जी। हमारे पास फॉल बैक पोजीशन है और हम उन सीट्स के ऊपर अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें मिलेगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी भी इन स्पाइट ऑफ टेम्परिंग एंड ऑल दैट जो ड्रिफ्ट है रिजल्ट्स की, उसमें हमें सादा से ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। अच्छा राहुल हुसैन साहब, सवाल ये है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में रात तक तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन सुबह रिजल्ट कुछ और आए। तो एक तो इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो आपके साथ जो पार्टियां हैं, किस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एक सियासी जमात को हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, रात को मैंने अपने इब्तिदाइये में भी अर्ज़ किया है कि जी बहुत सारे रिज़ल्ट्स बदले गए हैं, जो जीत रहे थे वो हार गए हैं और जो हार रहे थे वो जीत गए हैं। तो ये जो इस्लामाबाद के जो रिज़ल्ट्स हैं, बिल्कुल उनकी एक मिसाल आपने खुद बयान कर दी है। दूसरा ये है कि जी मैं इस वक्त पार्टी का नाम डिस्क्लोज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास पार्टीज़ मौजूद हैं। वो देखना पड़ेगा कि अगर हम हमारी वकला की टीम जो है वो इस पर काम कर रही है कि हम अपना जो राइट है उसको लेने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो रिजर्व सीट्स है उसके ऊपर हम अपना राइट एक्सरसाइज कर सकें। अगर वो नहीं होता तो जो पोलिटिकल पार्टी या पार्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं फिर उनके साथ हम एसोसिएट करेंंगे और उस तरह हम अपना ये जो हक है रिजर्व सीट्स का वो लेंगे। पीटीआई के साथ जो पीटीआई के साथ जबर जुल्म और ज्यादती होती रही, अगर आपकी मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनती है तो क्या जिन्होंने आप पे जुल्म किया उनका हिसाब होगा, एहतसाब होगा कि नहीं? देखिए, बदला लेना जो है वो हमारी पार्टी का बिल्कुल मंशूर में नहीं है। आप पढ़ लीजिए उसको। हमने उसमें एक चैप्टर डाला है, वो हीलिंग द नेशन बेसिकली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। हमारी जो कंटेंशन है वो ये है कि जी पिछले 76 सालों में फॉर वॉट एवर रीजन्स जो भी है होता रहा है, तमाशा होता रहा है, ये मुल्क पे इतने ज़ख्म लग चुके हुए हैं और वो नासूर बन चुके हुए हैं। अब उनको हील करना, अपने मरहम रखनी है। और हम अगर हमें अगर मौका मिलता है इलेक्शंस के बाद हुकूमतें बनाने का, तो हमारी प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इस मुल्क को हमने हील करना है। उसके लिए तरीके जो मैकेनिज़्म जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला इस्टेब्लिश करेंगे जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। साहब ये बताइएगा कि सुबह इसहाक डार साहब ने एक बयान दिया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ रब्ते में हमें फ़ोन कर रहे हैं। माजी में जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह ख़रीदे गए, लोगों को ख़रीदा गया है सेनेट इलेक्शन के दौरान, अब उनके पास ऑप्शन तो है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो आपके उम्मीदवार हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? आपने हिकमत अमली बनाई है? देखिए, मंडियाँ तो इस मुल्क में लगती रही हैं, अब भी लगेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में हमारे दिमाग में किसी किस्म का कोई शक व शुबा है। जरदारी साहब बड़े माहिर हैं उसके, और शरीफ भी कोई पीछे नहीं है इतने ज़्यादा। हमारी हुकूमत को गिराने में भी इन मंडियाँ लगाने का बहुत बड़ा अमल दखल था। आपको याद होगा सिंध हाउस में लगे थे और हमारे 27-28 बंदे ख़रीदे गए थे। लेकिन पीटीआई जो है वो पिछले 2 सालों में ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। और अगर आपने देखा है जो लोग हमारी सपोर्ट के साथ बने हैं वो यंगर जनरेशन है। ये वो लोग हैं जो कि खान साहब की विजन और खान साहब के आइडियल्स की वजह से पार्टी के साथ हैं और आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं पार्टी के। सो जहाँ एक तरफ ये बात माननी पड़ेगी कि मंडियाँ लगेंगी, वहाँ दूसरी तरफ ये बात है कि इन लोगों का ज़मीर ख़रीदना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम होगा। ये बहुत ज़्यादा वेडेड हैं इन द विजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। आप 100% आपके तमाम आज़ाद अरकान आपके साथ खड़े रहेंगे? जी, हमें यकीन है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। सर आपका नाम इसहाक डार साहब की जानिब से कहना था कि गुज़िश्ता शब नवाज़ शरीफ साहब ने स्पीच इसलिए नहीं की
पार्टियों के वो मुतज़िद लेके तमाम तरह की नताइज आ गए। वो खुद आ रहे थे कहना दोनों, था कि वो मायूस हो गए, मुतज़िदा नताइज देकर और वापस रवाना हो गए। एक पे जितवाया उसके बाद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो नताइज मौसूल हुए उसमें मुस्लिम लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और दूसरा ये बताइए कि आपने कहा कि PTI 3 जगहों पर हुकूमत कायम करने की पोजीशन है, तो अगर ऐसा होता है तो आप वज़ीर आज़म से उम्मीदवार कौन? एक तो सवाल के पहले हिस्से का जवाब आपको याद, आई लाइक टू टेक यू बैक टू 2013। आपको याद है कि 2018 वो जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री थी वो किस वक्त 13 किस वक्त नवाज शरीफ साहब ने की थी? वक्त शाम का क्या वक्त था? 7:30 बजे नवाज शरीफ साहब ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री की स्पीच कर दी थी। तो अब ये इसहाक डार साहब का जो झूठ है वो तो मेरा ख्याल इससे यहाँ है कि जी वो उनको पता नहीं, पता तो उनको चल रहा था कि वो हार रहे हैं, और आपको उसके अंदर की रुदात भी मेरा ख्याल पता लगी होगी कि वो वॉकआउट कर गए थे उस मीटिंग से जहाँ वो बैठे हुए थे और बहुत गुस्से से वो गए थे। ये झूठ के पलंदे बनाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा आपका जो हिस्सा है सवाल का प्रेमेच्योर्ड है, अभी पता लगने दे पहले कि क्या होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे लोग आएंगे। अच्छा सर, ये तो एक मिनट है इधर से जब भी होते हैं इंतखाबात जीतने वाली जमात जो आगे होती है वो हुकूमत की तश्कील के लिए मीटिंग निकाल करती है, ये सब करती है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आप आगे हैं, जमात में भी तो आगे ही नज़र आ रहे हैं। इसकी जो मीटिंग आ रही है पार्टी ने इसके लिए फैसला की हुकूमत की तश्कील या कोई घटना मीटिंग्स ऑलरेडी हो रही हैं बच्चे, शुरू हो चुकी हुई, मतलब आपस में कंसल्टेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो राउत चुका साहब, उनका कहने का मतलब ये है कि जब हुकूमत आप तो समझते हैं हुकूमत साजी के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी ग्रुप इकट्ठा होता है, आपकी कौमी असम्बली के पार्लिमानी ग्रुप कब इकट्ठा होगा सूबाई असम्बलियों में? ये वो ये सवाल ज़रा ये इस तरीके से डिफ़िकल्ट है कि हमारे बहुत सारे लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो या जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। सो इनके लिए फ़िज़िकली इकट्ठे होना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद हैं उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स और कंसल्टेटिव सेशंस जो वो शुरू हो चुके हैं। आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, आप विनिंग स्पीच करने के पोजीशन में हैं। आज़ाद आपके पंजाब में भी आगे हैं, आज़ाद आपके मरकज़ में भी आगे हैं, आप लोग कब विनिंग स्पीच कर रहे हैं? कल रात को अगर आपने देखा होगा तो मेरा ख्याल है कि उमर और यूब साहब की भी स्टेटमेंट आ गई थी और मेरी भी स्टेटमेंट आ गई थी। इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने कहा था जी कि हम हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान जो था उसका एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वाज़ेह हो गया था, मतलब है। लेकिन आज भी अगर जमहूर की राय का एहतराम नहीं किया जाता तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही? मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसा सानिया दोबारा नमूदार ना हो। राउत साहब, ये बताइए कि आपने नाम तो आप नहीं बता रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि किस पार्टी से आपकी अलायंस हो सकता है, वो कि बाएँ किस्म किस्म की चल रही हैं, लेकिन ये क्या कुछ छोटी इलाकाई जमात होगी या जमातें होंगी या ये बड़ी जमात कौमी मंजरनामे में कोई बड़ी पार्टी इतना बता सकते हैं? मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूँगा। नहीं वो देखिए, हमने गलती की थी, एक ताम ले दिया था, वो उठाया गया था बेचारा। थैंक यू। हमने किसी और को करेंगे, आप क्यों किसी और को फंसाना चाहते हैं बेचारे को? ये तो बता दें कि आपके पास एक सुनहरी मौका आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात के लिए। आप इसके पहले आपने इंटर पार्टी अगर इलेक्शन करा लिए तो आपके उम्मीदवार नामजद हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। किस तरफ जा रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए? हम आइंदा 10 दिन में या 12 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू जी, मेहरबानी।